हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हम जो वीडियो भेज रहे हैं वो देख रहे होंगे और उनको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैंने डेंसिटी वाले जो वीडियोस भेजे थे, तो जो मेन जो वीडियो है और जिसके अंदर डेरिवेशन भी दे रखा है, प्लीज़ आप उसको पहले देखिए, क्योंकि उससे क्या है कि रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं और एक शॉर्ट वीडियो और बना रखा है जिसमें न्यूमेरिकल्स मैंने और अलग से दे रखे हैं। अब मैंने जैसा कि कल कहा था कि मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसके अंदर रेडियस और ए में क्या रिलेशन होता है, मतलब एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि वहाँ पर डायरेक्ट आपको ए है वो नहीं, मतलब जैसे ए डायरेक्ट नहीं देकर आपको आर दे दिया जाता है। तो जब तक आपको आर और ए में रिलेशन नहीं पता होगा तब तक वहाँ पर आप वो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे। तो एक छोटा सा वीडियो और मैं बना रही हूँ यहाँ पर, जिससे आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएगी और आपके न्यूमेरिकल में है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें भी आपको हेल्प है वो कर सकती हैं। तो इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अब जैसा कि मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाओ, क्योंकि ये चार्ट है वो आपको बनाना है कॉपी के अंदर, ताकि आप बाद में भी इसको है वो प्रैक्टिस है वो कर पाओ और इसमें से है वो लर्न कर पाओ। क्योंकि इसको बहुत समराइज्ड करके मैंने इस चार्ट फॉर्म में है वो लिखा है यहाँ पर। तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट न्यूमेरिकल जो है उनके ऊपर रिलेटेड है। और साथ ही साथ एक चार्ट मैंने यहाँ पर बना रखा है और उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर इस जगह पे मैंने लिख रखा है प्रॉपर्टी, फिर आता है सिंपल क्यूबिक, फिर यहाँ पर बीसीसी और यहाँ पर एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी यहाँ पर लिख रखा है मैंने इनको। अब यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, बीसीसी में होते हैं 2, एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी तीनों में से कुछ भी दे रखा होगा, नंबर ऑफ एटम है वो होगा 4। और इसके लिए भी मैंने वीडियो है वो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ तक पहुँचने से पहले वो प्रीवियस वीडियोस हैं वो जरूर देखें, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 1, फिर 2 और ये 4। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज में आ सकता है वो है अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है वीडियोस के अंदर, कि अगर कोई एटम जितने अदर एटम्स के साथ में कांटेक्ट में आता है, सराउंडिंग में रहता है, वो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, बीसीसी के अंदर होगा 8 और एफसीसी के अंदर होगा वहां पर 12। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जैसा कि नंबर ऑफ एटम 1 ही है तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग होती नहीं है, तो वहाँ पर होगा 52.4, बीसीसी में होगा 68 और एफसीसी में होगा 74। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम एफसीसी में ही होते हैं, या आप एचसीपी कह लो, सीसीपी कह लो, तो उसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है बाकी के कंपैरिजन में, इस वजह से पैकिंग एफिशिएंसी भी कितनी आ रही है, 74 आ रही है। फिर एक नीचे मैंने एक और डाल दिया, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अब जो जैसा कि बोर्ड के अंदर भी अब जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज ज़्यादा आएंगे, तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर रीड करना। वो क्या करते हैं, घुमाने के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी की बजाय वेकेंट स्पेस भी पूछ सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चन 2 बार आप जरूर रीड करें, उसके बाद में आंसर दें अपना। तो वेकेंट स्पेस अब कितना होगा, 100 में से माइनस कर लेंगे तो अराउंड 48% ये होगा। बीसीसी के अंदर 32% होगा और सबसे कम किस में होगा, एफसीसी के अंदर, वो होगा वहां पर 26%। अब रही बात जो मेरा मेन टॉपिक है यहाँ पर न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो रिलेशन है बिटवीन ए एंड आर। अब ए और आर के बीच में जो रिलेशन है यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के अंदर होगा a इक्वल्स टू 2r के इक्वल होगा। यहाँ पर होगा a इक्वल्स टू 4r अपॉन √3, ये होगा बीसीसी के अंदर 4r अपॉन √3।
क्योंकि बीसीसी के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी डायगोनल है वो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, और बॉडी डायगोनल कुछ इस तरीके से होगा। ये पूरी सिंपल जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके अंदर ये पूरा जो डायगोनल इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। अब इस डायगोनल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूड हो रहे हैं? 3 नंबर ऑफ एटम्स है वो इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उनकी अगर रेडियस देखें तो कितनी आएगी? ये पूरा हो गया 2r, ये हो गया r और ये भी हो गया r। तो r प्लस 2r प्लस r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वहां पर? 4r। तो यहाँ पर 4r तो इस तरीके से आ गया। अब ये थोड़ा सा जुगाड़ तो हमें लगाना पड़ेगा, याद रखना है। तो अब यहाँ पर 4r तो रेडियस के बेसिस पे आ गया हमारा, और √3 क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। तो वो हम इस तरीके से थोड़ा सा मतलब लर्न करने के लिए थोड़ी ट्रिक हम बना सकते हैं कि a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4r अपॉन √3, और यहाँ पर 3 एटम्स थे और जो 4r है वो उनकी रेडियस थी। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक आप बना सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। हमें पूछा तो बीसीसी का जाता है, हम एफसीसी का लिखाते हैं, या एफसीसी का पूछा जाता है तो हम बीसीसी का लिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में ही रहता है। तो थोड़ा सा आपको ट्रिक वगैरह आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो मैं सिंपली आपको ये बता रही हूँ कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 3 एटम्स आ रहे हैं, और 3 एटम्स की जो रेडियस जो हम कंसिडर करेंगे वो r प्लस 2r प्लस r करेंगे तो 4r होगा। तो 4r तो मुझे याद हो गया, अपॉन 3 एटम है उसका रूट है वो हमने ले लिया। तो ये रिलेशन आ जाएगा a और r के बीच में। अब रहा एफसीसी की बात, तो यहाँ पर एफसीसी के अंदर अब आप कैसे याद करोगे? तो एफसीसी का जो मैंने पहले भी आपको जो समझाया था कि एफसीसी सेल किस टाइप की होती है, यूनिट सेल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फेस जो रहता है यूनिट सेल का वो 2 यूनिट सेल के बीच में क्या रहता है? कॉमन है वो रहता है। तो उससे आप थोड़ा सा यहाँ पर उसको लिंक करके याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि 2 के बीच में कॉमन रहेगा। तो हमने क्या कर दिया? 2√2r। हमेशा जो एक फेस है वो 2 यूनिट सेल के बीच में क्या रहेगा? शेयरिंग में रहता है। तो इस तरीके से आपने कर दिया 2√2r। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये रिलेशन हो गया। अब मैंने क्या किया है कि r, अभी तो हमने a इक्वल्स टू पढ़ा, अब r लिखना है तो r के लिए भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं वो लिख दिए हैं। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a अपॉन 2। यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल्स टू √3a अपॉन 4, और यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल्स टू a अपॉन 2√2। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जो रिलेशंस हैं वो एक चार्ट के अंदर आप बना लो अच्छे से, ताकि फटाफट से न्यूमेरिकल है आप सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद में मैं इसको रब कर रही हूँ, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, किस टाइप से क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 1.21। अब 1.21 कह क्या रहा है, पढ़ लेते हैं उसको। वन 1.21 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब इसके अकॉर्डिंग गोल्ड जो मेटल है उसका एटॉमिक रेडियस दे रखा है। तो जो जो चीज़ें मैंने कल भी बताया था, जो चीज़ें आपको गिवन हो इस तरीके से आपने पार्टीशन किया, और जो चीज़ें पहले गिवन है उनको हम लिख देंगे। R इक्वल्स टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है 0.144 नैनोमीटर। नैनोमीटर दे रखा है। नैनोमीटर का मतलब क्या होगा? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल, मतलब एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, और उसके लिए आपको फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेल। साइड ऑफ सेल मतलब वो एज की ही बात कर रहा है, वो हमको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। और हिंट हमको दे दिया है कि एफसीसी है, यहाँ पर एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नीचे ही मैंने यहाँ पर रिलेशन है वो दे रखे हैं। अब वो क्या कह रहा है? ए फाइंड करना है। तो ए के लिए सीधे से रिलेशन हमने देखा यहाँ पर। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले हमने लगाया फॉर्मूला ए इक्वल्स टू 2√2r। आर मेरे को दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम इसका क्या है वो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो a 2
√2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 1.414। ये छोटी छोटी वैल्यूज तो आपको याद है वो होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में क्या है कि आप लोगों को फटाफट जो कैलकुलेशन करने में इजी रहे। अब R यहाँ पर दे रखा है, वहां से मैं देख लूंगी इसको कितना है। तो जब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको A की वैल्यू है वो मिल जाएगी, और जो आंसर है वो जो आपको मिलेगा, कैलकुलेशन करके आप बताओ जल्दी से, मैं भी कैलकुलेशन करके देखती हूँ इसमें क्या आएगा आंसर। आई थिंक 407 है वो आना चाहिए इसका आंसर, 407 नैनोमीटर। देख लेना, क्योंकि मैंने रफली मेरे को जो कैलकुलेट करके देखा है तो यहाँ पर ये आना चाहिए शायद। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 1.24। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन सीसीपी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले चीज मेरे को पता चल गई, यहां पर सीसीपी दे रखा है। इट्स मेटेलिक रेडियस इज, मतलब आर दे रखा है, वो दे रखा है 125 पिकोमीटर। यहां पर ये दे रखा है 125 पिकोमीटर। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। तो मतलब अगेन हमको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। और उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक पार्ट और है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले इतना हम कर लेते हैं। यहाँ पर तो आर आपको दे रखा है और ए है, वो क्या करना है आपको, फाइंड है वो करना है। सीसीपी की बात कर रहा है तो मतलब वापस हमको यही चीज है वो लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लिखा, सबसे पहले फॉर्मूला 2√2R। उसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यूज हम पुट करेंगे 2 इंटू 1.414 इंटू 125 पिकोमीटर है यहाँ पर। तो पिकोमीटर को यहाँ पर अगर हम मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो मैंने जैसे पहले भी आपको बता रखा है, पिकोमीटर का मतलब 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। वही अगर हम वहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें यहाँ पर तो 120, यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अभी जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर से ही रिलेटेड है। तो यूनिट एक जैसी रखने के लिए मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 125 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आंसर है वो आपको किसका मिल जाएगा, ए का मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, जो भी उसका कैलकुलेशन करोगे तो उसका रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी अगर जैसे, क्योंकि मेरे को इसका सेकंड पार्ट और करना है, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, कि वहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो उसके अंदर वहां पर एल्यूमिनियम की कितनी यूनिट सेल है वो आ पाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले जो ए आप निकालोगे उसी का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब है वो करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए क्यूब। यहाँ पर हमने क्या किया, ए क्यूब किया। जैसे ही हम ए क्यूब करेंगे यहाँ पर तो मुझे मिल जाएगा यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट सेल का वॉल्यूम तो मुझे मिल गया, ठीक है, ए क्यूब से। अब वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, कि आपको नंबर पता लगाना है कि भाई जो गिवन जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितनी यूनिट सेल एल्यूमिनियम की है वो प्रेजेंट होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये फॉर्मूला है वो आपको लगाना पड़ेगा।
जिससे आप इजीली क्या कर पाओगे, आंसर है वो निकाल पाओगे। तो गिवन वॉल्यूम का मतलब हो गया 1, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हमने यहाँ पर A निकाला, फिर A का हमने क्या किया, क्यूब किया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने नहीं किया है, टाइम लग जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको खुद को करनी, इतने से एफर्ट्स आपको खुद को करने पड़ेंगे। अदरवाइज स्टेप्स क्या होंगे, किस तरीके से होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर क्या आता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि भाई किस तरीके से होगा इसका आंसर। बाकी अब ये देखो, ये क्वेश्चन है वो 2 स्टेप्स में था। पहले ए दिया, फिर ए से हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो फाइंड करने थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हैं वो ए और आर से रिलेटेड है वो आ सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा लक है वो हार्ड चल रहा हो, इस टाइप का 1 स्टेप वाला क्वेश्चन नहीं आकर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दे रखा है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 1.13, नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC। तो सबसे पहला हिंट मेरे को क्या मिला, BCC का मिला, ठीक है। उसके बाद में वो क्या कह रहा है, इफ डेंसिटी इज 8.55, मतलब D आपको दे रखा है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, और आपको एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 U, और आपको कैलकुलेट करना है रेडियस। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो अगेन मैं आपको सारा कैलकुलेटिव जो पार्ट है वो जरूर नहीं बताऊंगी, बट आपको करना किस तरीके से वो मैं बता देती हूँ। BCC दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, और R हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो डेंसिटी देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि भाई मेरे को Z है वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। BCC के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू वो हो जाएगी वहाँ पर 2, ठीक है। BCC में Z की वैल्यू होती है वो 2 होती है। थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, इससे पहले भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। सिंपल प्रिमिटिव सेल में 1 होगा, फिर BCC में 2 होगा, FCC में Z का नंबर है वो 4 होगा। अब यहाँ पर Z रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ यूनिट सेल, 2 है, क्यों है, क्योंकि BCC की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में D का फॉर्मूला लगाया, D के अंदर फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन है, क्योंकि ये R पूछ रहा है और A कहीं पर भी नहीं दे रखा। तो आप समझ जाओ, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट A, और उसके बाद में A और R के रिलेशन से आप पहुंचोगे R पर, ठीक है। तो पहले तो हमें पता लगाना है A क्या होगा। तो यहाँ पर A क्यूब चाहिए हमको, तो A क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा Z इंटू एम अपॉन D इंटू एन ए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर A क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर इसका क्यूब हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है Z इंटू एम D इंटू एन ए, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/3। तो इसको आप फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। अब जब हमको A मिल गया यहाँ पर, तो सेकंड वाला जो पार्ट होगा तो उसमें आपको रिलेशन बताना पड़ेगा A और R में। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था BCC के लिए, मैंने क्या बताया था आपको, BCC में हम बॉडी डायगोनल लेते हैं तो रेडियस कितना आता है हमारा 4R, और नंबर ऑफ एटम्स हमने कितने थे उसके अंदर, 3 एटम्स थे, उनका रूट 3। तो इस तरीके से याद करने की ट्रिक आपको बताई थी मैंने। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पर R फाइंड करना है। A जैसे मुझे इस स्टेप से पता चल जाएगा, तो R फाइंड करना है, तो फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लो आप। तो R जब हम फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट 3A अपॉन 4।
चाहे तो ये याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, कोई भी याद कर लो। इससे आपको इजीली आप यहाँ पर आर है वो फाइंड कर सकते हो अगर आपने ये वाला स्टेप है वो सही किया है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है वो चाहे 1 स्टेप का हो चाहे 2 स्टेप का हो, फॉर्मूले आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। वो भी मैंने आपको मतलब क्रैम नहीं करना पड़े इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है। D इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका होगा, यूनिट सेल का। वॉल्यूम भी किसका होगा, यूनिट सेल का। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यूनिट सेल का हमने क्यूब, A का हमने क्यूब किया था। और ये सारी जो चीज़ें आई हैं वो किससे आई है, वहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल से। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखा है, ये कैसे आया तो वो सारा मैंने उसमें बता रखा है ताकि आपको रटना नहीं पड़े। ये थोड़ा सा मैंने जुगाड़ आपको बताया था कि भाई किस तरीके से यहाँ पर BCC में हम कर सकते हैं। 4R कैसे आया, क्योंकि 4 एटम्स है बॉडी डायगोनल, 3 एटम्स हैं बॉडी डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट है। रेडियस R प्लस 2R प्लस R कितना हो जाएगा, 4R। क्योंकि 3 एटम्स है तो मैंने अपॉन करके √3 कर दिया। ये थोड़ा सा जुगाड़ बताया, ट्रिक बताई याद करने के लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, 4R अपॉन √3 हो गया। मेरे को R फाइंड करना है तो फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई कर दिया तो बन गया √3A अपॉन 4। तो इन फॉर्मूले को आप अप्लाई करके चाहे R निकालना हो चाहे A निकालना हो, आप इजीली है वो फाइंड कर सकते हो। और डेंसिटी वाला तो कल ही हमने डिस्कस किया था, खूब सारे न्यूमेरिकल्स किए थे उसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है सॉलिड स्टेट का। अब इसमें से मेरे हिसाब से कोई भी टॉपिक है वो छूटा नहीं है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर हों, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हों, चाहे वहाँ पर डेंसिटी वाले हों, चाहे वो रेडियस वाले हों, A और R के रिलेशन वाले, ये सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए। और मैंने सारे NCERT के क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि पेपर जो बनेगा वो NCERT बेस्ड बनेगा। तो रिफ्रेशर्स वगैरह में जितने भी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनके बजाय आप NCERT के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको मार्क्स है वो अच्छे मिलने की जो आपकी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेरा यही सजेशन है, NCERT को मेन फोकस करें आप। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो खैर देखना ही है अदर क्वेश्चन, बाकी हमारा जो 12th बोर्ड है उसमें तो NCERT बेस्ड ही रहेगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसको वापस एक बार जितने भी जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं प्लीज़ आप उनको घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें, और भी जो क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करें, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।